हम बात करते हैं भारतीय ध्वज की, ठीक है, या राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज जैसे कि आप निक नेम से जानते हैं, क्या निक नेम है? तिरंगा, है ना? तिरंगा, तिरंगा ही नाम क्यों है? क्योंकि इसमें तीन रंगों की अहम भूमिका है। पट्टियां तो खैर बनी हुई है, ठीक है, लेकिन तीन रंगों की इसमें बहुत ही अहम भूमिका है, इसलिए इसको तिरंगा बोला जाता है। और डिजाइन के तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें तीन जो है पट्टियां बनाई गई हैं। कैसी? समांतर पट्टियां। कैसी पट्टियां? समांतर पट्टियां। थोड़ा सा तिरंगे को आप डीप में पढ़िएगा, केवीएस में आपका 1 से 2 नंबर 100% आएगा। आज की क्लास अगर आप करेंगे तो झंडे से संबंधित अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसको आप 100% करके आएंगे। थोड़ा सा गौर करिएगा इस बात में, ठीक है। तो तीन रंग जो है इसमें प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, इसलिए इसको तिरंगा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके विकास काल की। ये इसका विकास काल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, ये सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तिरंगा झंडा की, तो इसका जो विकास काल है वो 3 भागों में देखा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में देखा जाता है। पहला कौन सा? 1906। सबसे पहला कौन सा? 1906, ठीक है। और नंबर 2 पे कौन था? पहला 1906 और नंबर 2 पे कौन था? 1921। और तीसरा जो विकास काल है इसका वो आपको मिलेगा 1947। इसमें किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो बता सकता है, इससे संबंधित किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं 1906 से। कहाँ से बात करेंगे? 1906 से बात करेंगे। जो प्रथम चरण था भारतीय झंडे का वो 1906 में आया। 1906 से पहले क्या था? देखिए, पहली बात तो भारतीय जो झंडा है वो किस चीज के लिए बनाया गया? किस चीज के लिए बनाया गया? पहली बात तो भारत की शान के लिए, दूसरी बात स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनकी पहचान के लिए, राजनीतिक जो दल थे उनकी पहचान के लिए भारतीय तिरंगे को बनाया गया। माइक बंद करिए भैया, माइक बंद कर लीजिए। अगर कुछ हमसे बोलना है तो आप हमसे बोलिए, अन्यथा आप बातचीत करेंगे तो माइक बंद करके बातचीत करिए वहां पे, ठीक है। तो भारतीय झंडा क्यों बनाया गया? जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे या जो आंदोलन कर रहे थे या जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पास कोई पहचान नहीं थी। कोई लाल झंडा लेके घूम रहा है, कोई हरा झंडा लेके घूम रहा है, कोई सफेद झंडा लेके घूम रहा है, कोई काला झंडा लेके घूम रहा है, मतलब तो जो सामने वाला कैंडिडेट होता था उसको ये पता ही नहीं चलता था कि किसकी तरफ से जा रहा है। मतलब एक ग्रुप है, एक संगठन है, उसके लिए समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। एक संगठन में आप जा रहे हैं तो आप एक संगठन को जब इंगित करेंगे तो आपके पास क्या पहचान है कि आप एक संगठन से हैं। अगर आपको एक कैंडिडेट लाल झंडा लेके घूमता है, दूसरा नीला झंडा लेके घूमता है, तीसरा हरा झंडा लेके घूमता है, बताइए कैसे पहचान होगी? एक राष्ट्रीय पहचान के लिए। यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, पार्टियों के झंडे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो हम कमेटी के लिए बात कर लेंगे उन सबकी, लेकिन वो हम पार्टियों से संबंधित बात नहीं कर रहे हैं। हम एक संपूर्ण अखंड भारत की बात कर रहे हैं, एक संपूर्ण अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि एक जो भारत है, हम इसमें किसी पार्टी का नाम ही नहीं लेंगे, एक भारत के तले, ठीक है, एक भारत के बैनर तले क्या है ऐसा जो इंगित करता है कि ये भारतीय है। कोई भी बिरोड़ा आदमी चाहे जैसे दारू पी के जा रहा हो, रोड पे टहलता हुआ ऐसे ऐसे घूमता हुआ जा रहा हो ना, लेकिन हाथ में अगर झंडा है तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगा कि देखो दारू पी के रखा है लेकिन है पक्का भारतीय। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप सोचिए, इस चीज को रियलाइज करिए, क्या ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति भारत का है, भारत में जन्मा है, भारत में रहता है, भारत का खाता है, उसके अंदर यहाँ पे भावना ऐसी है। अगर वो तिरंगा देखता है किसी के हाथ में, किसी के सीने पर, किसी के मस्तिष्क पर, तो उसके अंदर जो बनाता है या रखता है उसके अंदर तो भावना एकदम कायरत से भरी होती है। जो सामने वाला देखता है उसके अंदर भी ये फीलिंग्स आ जाती है भारतीय है। लेकिन क्या जो झंडा लेकर नहीं घूमते वो भारतीय नहीं है क्या? भारतीय वो भी हैं। मैं सिर्फ एक दिखावे की बात कर रहा हूँ कि अगर आप भारतीय हैं, ठीक है, हम 1906 की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए, अब 1906 में आ गए।
अगर जो भारत का नागरिक था वो भारतीय था तो वो कैसे प्रदर्शित करेगा कि मैं भारतीय हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ? कोई पहचान होनी चाहिए ना, कोई पहचान होनी चाहिए। तो सबसे पहले 1906 में एक भारत का झंडा बनाया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा बनाया गया? स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनकी एक शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद जो थे उनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था भगिनी निवेदिता। क्या नाम था? भगिनी निवेदिता, है ना? भगिनी निवेदिता, इनके द्वारा पहला 1906 में भारत का झंडा बनाया गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है कि भगिनी निवेदिता जो थी इनके द्वारा 1906 में प्रथम भारतीय ध्वज बनाया गया। जो आंदोलनकारी, जो क्रांतिकारी थे, जो राजनीतिक दल थे और भारतीयत्व की पहचान के लिए सबसे पहले इन्होंने कार्य किया। ये भारतीय झंडे का प्रथम चरण माना जाता है। मैं इससे फ्लैशबैक में भी चलता हूँ। अभी यहाँ से शुरुआत हमने कर दी, लेकिन मैं इससे फ्लैशबैक में भी चलता हूँ। मैं इतिहास बताता हूँ भारत का कि इससे पहले भारत क्या था। यहाँ तक बात समझ में आई है तो आगे बढ़े, अन्यथा हम इस चर्चे में फिर से बात करें। आ गया ना? ठीक। हाँ, ये शिक्षा थी। मैं अभी लिख पाऊंगा? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ। अभी मैं आपको लिख पाऊंगा? अभी ये एज ए क्लास जैसे होती है वैसे ही मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये तो बात थी यहाँ पे 1906 की। 1906 में जो है भारत का पहला झंडा डिजाइन किया गया, बनाया गया और फहराया गया। कहाँ पे? सबसे पहले क्या नाम है, कोलकाता में फहराया गया था। वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था वहीं पे झंडा फहराया गया था पहली बार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया, तो कोलकाता में फहराया गया। हम इससे पहले की बात करते हैं। इससे पहले की बात करेंगे तो हम आएंगे 1857 पे। कहाँ पे? 1857 पे। 1857 पे जब हम आते हैं तो ये क्या पाएंगे यहाँ पे? 1857 में क्या था? जो भारत था, जो इस समय है, जिस भारत में रहते हैं, ये पूर्णतया ब्रिटिश का गुलाम हो चुका था। इससे पहले पूर्णतया गुलाम नहीं था। इस बात को भी क्लियर करेंगे। पूर्णतया ब्रिटिश के अधीन हुआ। पूर्णतया ब्रिटिश के अधीन हुआ। पूर्णतया का मतलब समझते हैं? मतलब कि जितनी शासन प्रणाली भारत की थी वो ब्रिटिश के हाथों में चली गई। कब? 1857 में। आप सोचेंगे इससे पहले भी तो भारत देश गुलाम था या नहीं था? बताइए। पूर्णता नहीं था, पूर्णता नहीं था। इससे पहले क्या चल रहा था? यहाँ पे चल रहा था राज किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, 1600 से। ठीक है, इससे पहले 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पे राज चल रहा था या शासन चल रहा था। कैसे? मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश की ही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा में भारत की 10 की कंपनियां, फ्रांस की कंपनी, जर्मनी की कंपनियां भी भारत में आई और उन्होंने भी व्यापार किया। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनमें से सबसे श्रेष्ठ रहती है, या आप कह सकते हैं कि सब ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी जितनी कंपनियां थी, जितने भी डीलर थे, सबको भगा दिया। निकलो यहाँ से भैया, जीएसटी वाले आ गए, सबको हटा दिया। सिर्फ एक और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी जो यहाँ पे भारत में शासन कर रही थी। अब वो किसके लिए शासन करती थी? शासन वो इसी के लिए करती थी, ब्रिटिश के लिए ही। लेकिन इसके नियम कानून जो थे वो अलग थे, इससे थोड़ा सा अलग थे। जैसे ब्रिटिश में शासन चलता था, उससे ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके शासन करने का तरीका अलग था। ये अपने तरीके से शासन करते थे। जब 1857 में, मतलब 1600 से लेकर के 1857 तक जब शासन चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, अपने हिसाब से सब हिसाब किताब चलता रहा, तो 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। मंगल पांडे वगैरह जिसमें भाग लेते हैं, सुना होगा आपने इतिहास में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, सॉरी ब्रिटिश सरकार ने कहा ईस्ट इंडिया से कि ऐसा क्या कर रहे हो तुम वहां पे भारत में जो तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं। तब जो ब्रिटिश सरकार होती है वो ये कहती है कि आज के बाद से तुम्हारा जो शासन करने का सिस्टम था वो पूर्णतः खत्म होता है। मैं इंग्लैंड,
मतलब इंग्लैंड सरकार या वहाँ की जो रानी, मैं अपने हिसाब से क्या नाम है भारत में शासन करूँगी। बस वहीं से ब्रिटिश जो है पूर्णतया भारत को कब्जे में ले लेता है और अपने तरीके से सरकार चलाता है, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या उसकी तरफ से। ठीक है, यहाँ तक होगी बात। अब 1857 के बाद से 1906 में लगभग 3 सालों में 59 साल का अंतर है। इन दिनों में जब सभी लोग शासन कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश शासन कर रहे थे, तो यहाँ पे जो भारत के लोग थे वो भारत को आज़ाद कराने के लिए ढूंढ रहे थे, मतलब पर्टिकुलर कोई क्षेत्र कि हम किस तरीके से भारत को आज़ाद कराएंगे, किस तरीके से कौन सी व्यवस्था करेंगे जिससे कि भारत आज़ाद हो पाएगा। हर तरीके की व्यवस्था सोच रहे थे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात, हर दिन 24 घंटे ये सोचते थे कि हम भारत को आज़ाद कैसे करवाएंगे। बहुत सारे उपाय लगाते रहते थे, बहुत सारे उपाय। वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे वो आंदोलन करते थे, जैसे कि मैंने बताया, कोई नीला झंडा लेके जा रहा है, कोई हरा झंडा लेके जा रहा है, कोई सफेद झंडा लेके जा रहा है, कोई कैसा लेके जा रहा है, कोई काला, कुछ 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 प्रत्येक तरीके की चीजें थी वहाँ पे। तो मतलब एक मुख्य पहचान उनके पास थे ही नहीं जिससे कि वो अपने उस पहचान को लेकर के आगे बढ़ाते, उनके सामने प्रदर्शन करते। पता लग रहा है कोई मतलब कोई तौलिया उठा दिया, हिला रहा है ऐसे ऊपर, जैसे नौटंकी में लोग हिलाते हैं, कोई तौलिया हिला रहा है, कोई रुमाल हिला रहा है, कोई लुंगी हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा कि क्या है नौटंकी, ये सब क्या चल रहा है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि मैं किसके नीचे हूँ, किसके तले काम कर रहा हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं आपके खिलाफ लड़ रहा हूँ और जो है ये करना है, वो करना है, फला ढमकाना, वो आज़ादी चाहिए, इस टाइप की बातें बताई। लेकिन उनके पास कोई ऐसा मुख्य पुख्ता सबूत नहीं था भारतीय होने का कि मैं भारतीय हूँ और मैं अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। उस समय 1906 में भगिनी निवेदिता ये आई, जो कि पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया। लेकिन क्या बनाया, राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया था इन्होंने, वो स्वीकार किसके द्वारा किया गया, कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया, क्योंकि कांग्रेस उस समय थी। 1906 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। इसलिए जब भारत की तरफ से भारत की आज़ादी के लिए कोई भी काम किया जाता था तो सिर्फ कांग्रेस के बैनर तले आता था। कांग्रेस के पास भी कोई झंडा नहीं था, तो उसने क्या किया, फिर यहीं से स्टार्ट किया। भगिनी निवेदिता जो थी उन्होंने एक झंडा बना के दिया और कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया। फिर यहीं से क्या होता है, जब कोई धरना प्रदर्शन होता था, जब कोई आंदोलन होता था, तो बस यही झंडा लेके टहलते थे। तब लगता था कि एक टोली जा रही है, एक संगठन जा रहा है, एक मजबूत संगठन जा रहा है। वहां से शुरुआत होती है हमारी झंडे की शुरुआत। अब 1906 में जो झंडा बना उसमें था क्या, इस बात को भी आप लोग जान लीजिए। पहली बात, जो झंडा इस समय है लगभग वैसा ही झंडा था, लेकिन रंगों में अंतर था, उसकी बनावट में अंतर था। देख लीजिएगा क्या क्या था। पहली बात, झंडा जो था वो ऐसा ही था, डिजाइन में जो ऊपर का आकार होता है वो ऐसा ही था, लेकिन इसमें क्या क्या बना था ये 3 पट्टियां होंगी इसमें, जैसे कि 3 पट्टियां जो है आज के समय में है, वैसे ही 3 पट्टियां इसमें भी थी। जो ऊपर वाली पट्टी थी इसका रंग कैसा था, ऊपर वाली पट्टी ये जो थी इसका रंग था हरा, और जो बीच की पट्टी थी इसका रंग था पीला, और जो नीचे की पट्टी थी इसका रंग था लाल। ये 3 रंग भारत में जो सबसे पहले झंडा बनाया गया था उसमें से। ठीक, हम इसकी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो पाएंगे कि देवनागरी लिपि में यहाँ पे वंदे मातरम लिखा था। क्या लिखा था, वंदे मातरम। किस लिपि में, देवनागरी। किस लिपि में, देवनागरी। और ये जो ऊपर की पट्टी है, इस पट्टी में 8 कमल के फूल बनाए गए थे। ठीक है, 8 कमल के फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 कमल के फूल बनाए गए। ठीक है, 8 कमल के फूल बनाए गए थे। अब बात करते हैं बीच वाली पट्टी की, तो हमने बता दिया कि इसमें देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। जो नीचे था इसमें क्या लिखा था, इसमें कुछ नहीं लिखा था, इसमें सिर्फ एक
सूर्य बना हुआ था इस साइड में, ठीक है, इस साइड में सूर्य बना था और इस साइड में चंद्रमा बना हुआ था। यहाँ पे एक स्टार बना हुआ था। जो सूर्य था वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता था, जो चंद्रमा और स्टार था वो मुस्लिम धर्म का समर्थन करता था। बात यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं, बताइए, क्लियर है ना? एक बात हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना भूल गए यहीं पे बीच में 1857 के बाद, 1857 के बाद जब सन आया था 1905, 1905, ये देवनागरी लिपि में है, यहाँ पे लिखिएगा देवनागरी, ठीक है। 1905 इसके बीच की हम बात कर रहे हैं। 1905 में क्या हुआ, एक आया था वायसराय, यहाँ का वायसराय, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन जो आया था, इसने देखा, मतलब हमने आपसे बताया कि ये भारत के जो लोग थे अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारे इंतजाम बना रहे थे। तो लॉर्ड कर्जन आया, उसने सोचा कि ये लोग पहले से तो हिंदू और मुस्लिमवाद पे लड़ते थे, लेकिन अभी अचानक आज़ादी में कैसे कूद पड़े। ये बंदे के दिमाग में बात आई, तो उसने एक गेम खेला, किसके साथ? भारत के साथ, और भारत के एक अंग के साथ, जिसका नाम है बंगाल। क्या नाम है? बंगाल नाम है। उसने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसने बताया कि हिंदू अलग हो जाए और मुस्लिम अलग हो जाए, और उसने हिंदू मुस्लिम अलग कर दिया। बस वहीं से अपने पूरे भारत में, अपने अखंड भारत में हिंदूवाद और मुस्लिमवाद की भावना पैदा हो गई। इससे पहले सभी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन 1905 के बाद जब इस बंदे ने क्या नाम है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग अलग कर दिया, तो वहां से फूट पड़ गई। लेकिन उस समय इन लोगों ने दिखाया नहीं अपनी फूट को कि हमारे अंदर फूट है। अब क्या हुआ, जैसे हम भारत की बात करते हैं, इस तरीके से भारत है, तो यहाँ पे आपका पड़ जाता है बांग्लादेश, है ना। ये जो बांग्लादेश था वो बांग्लादेश नहीं था, उस समय बांग्लादेश का नाम ही नहीं था। और यहीं पे पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, और यहाँ था आपका पूर्वी बंगाल। इसको क्या कर दिया, ये पूरा भारत के क्षेत्र में ही आता था, लेकिन इसने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने इसको अलग कर दिया। बोला इसको अलग कर दो, मुस्लिम जो है ना उधर रहेंगे, हिंदू जो है इधर रहेंगे। अब यहाँ से फूट पड़ गई। अब क्या था, अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको तो देखेंगे किसी का घर यहाँ पे बना हुआ, तो किसी का खेत यहाँ पे है, किसी का घर यहाँ पे है, तो किसी का खेत यहाँ पे है, तो आपस में सब मिक्स हो गया। तो यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी हुई, यहाँ पे बहुत परेशानी हुई। तो उस समय एक कैंडिडेट यहाँ पे वायसराय दूसरा आता है, जिसका नाम होता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग नाम होता है। क्या नाम होता है? लॉर्ड हार्डिंग नाम होता है। वो आता है और देखता है, कहता है कि क्या है ये, इतना तमाशा क्यों, इतनी भुखमरी क्यों, और दिक्कतें भी थी, गरीबी बहुत थी, भुखमरी भी चल रही थी। उसने पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि भैया जो लॉर्ड कर्जन थे वो एकदम वाट लगा गए हमारी, और हम तो बर्बाद हो गए। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन जो होता है 1911 में ये जो विभाजन होता है उसको खत्म कर देता है। कहता है कि ये जैसा है वैसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। लेकिन एक मन के अंदर, एक दिमाग के अंदर एक फूट आ जाती है कि वो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ वह हिंदू है। ये भावना उत्पन्न हो जाती है। कब से? 1905 से। 1905 से। और जब यह व्यवस्था 1905 में इसने बांटने की थी, तभी से जो संग्राम थे, जो आंदोलन थे, बहुत तेज हो गए थे, बहुत ही तेज हो गए थे। और उसी दौरान 1906 में भारतीय झंडे का निर्माण किया गया भगिनी निवेदिता के द्वारा। अब ये बात मुझे लगता है पूरी की पूरी आपकी समझ में आ गई होगी। जो इसका प्रथम चरण होता है वो किसी के समझ में ना आया हो वो पूछ सकता है। बताएंगे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण का जो झंडा था वो कब बना था? तो 1906 में बना था। किसने बनाया? भगिनी निवेदिता ने बनाया। कहाँ फहराया गया? कोलकाता में फहराया गया। यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कुछ नहीं आएगा। जो मैंने इतना इतिहास बताया ये कुछ नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। मुझे लगता है जैसे मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है ना पढ़ने में, वैसे शायद आपको भी आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो झंडे का पहला चरण यहाँ पे समाप्त होता है। अब आते हैं हम झंडे के द्वितीय चरण पे। द्वितीय चरण, ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ें। हाँ, तो बाद में विभाजन तो हुआ है, लेकिन सुनिएगा मेरी बात को, बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ वो तो बाद में हुआ, लेकिन हमने आपसे बताया कि 1905 में जो विभाजन हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। फिर 1906 में भारतीय झंडा बना, और 1911 में जो है 1911 में जो विभाजन था वो फिर बंद हो गया, वो जो बंटवारा किया गया था वो हटा दिया गया, कहा नहीं ठीक है, जो भारत जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से 1911 के बाद में जो है जो भारत जैसा था वैसा ही हो जाता है, विभाजन जो हो जाए वो खत्म हो जाता है, फिर से बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश इसी में हो जाते हैं। उसके हाँ, इसकी खास वजह यह थी कि भारत में उस समय गरीबी चल रही थी थोड़ा सा ज्यादा, और प्लस जो हिंदू कैंडिडेट थे, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, वो अंग्रेजों को ऐसा लगा ही नहीं कि ये जो है आपस में लड़ जाएंगे, आपस में जो है विरोधी हो जाएंगे। अंग्रेजों के छक्के छूट गए उसमें कि यार जिसलिए हमने किया था वो जो है हुआ ही नहीं, तो फायदा क्या है हमको करने का, फालतू में हम लोग जो है हमारे खिलाफ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे अच्छा इनको ऐसे ही कर दो जैसा था, बाकी जो झंझट कर रहे हैं धरना प्रदर्शन इसको हटा दो। इसलिए जो है उन्होंने विलय कर दिया था। ठीक है, चलिए ठीक है, हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण हमारा कब होता है भारतीय झंडे का? 1921 में। कब होता है? 1921 में होता है ये द्वितीय चरण। ठीक है, तो 1921 में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहे थे कांग्रेस के। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे, कांग्रेस के अधिवेशन में ही कांग्रेस अधिवेशन विजयवाड़ा, कांग्रेस अधिवेशन विजयवाड़ा, ये जो अधिवेशन चल रहा था इसमें एक बंदा जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाम है पिंगली वेंकैया नाम है। ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने एक फ्लैग बनाया जिसमें चरखा रख दिया। चरखा इन्होंने रखा नहीं, हालांकि एक फ्लैग बनाया और बताया, और गांधी जी को दिया इन्होंने। ठीक है, फ्लैग बनाया और सीधे गांधी जी को दिया, और उनसे बोला कि ये जो है फ्लैग जो पहले वाला फ्लैग था उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा अच्छा है, वो जो भी इनका डील करने का मामला रहा हो तो इस तरीके से उन्होंने बताया। तो गांधी जी जो थे उन्होंने कहा कि इसमें एक चरखा बना दो, क्योंकि गांधी जी तो हमेशा चरखा ही चलाया करते थे। ऐसा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, कहानियों में सुना है कि गांधी जी चरखा चलाते थे। अब चलाते थे कि नहीं चलाते थे, कोई फोटो तो मिला नहीं है, फोटो उस पर नोट पे मिलता है, बाकी कहीं फोटो तो मिला नहीं, लेकिन हमें पता है इस बात को कि जो है गांधी जी चरखा चलाते थे। तो उस पर जो है पिंगली वेंकैया जी जो थे इन्होंने चरखा बनाया, जो गांधी जी को बहुत पसंद आया, और गांधी जी ने उस झंडे को रख लिया और कांग्रेस अधिवेशन जो विजयवाड़ा था वहां पे उसको फहराया। और सबसे अधिक और सबसे प्रचलित नाम पिंगली वेंकैया का है भारतीय झंडा को डिजाइन करने में। ठीक है, बहुत ही चर्चित नाम है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारतीय झंडे का डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। और पूछा जाए सबसे पहले झंडे का निर्माण किसने किया था, तो बंकिम चंद्र ने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बनाया क्या है तो इन्होंने और देखिए पिंगली वेंकैया ने जो झंडा बनाया था वो गांधी जी को दिया, लेकिन गांधी जी को दिया कि कांग्रेस अधिवेशन में थे और कांग्रेस का संचालन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की जो पूरी समिति थी इस झंडे को मानने के लिए तैयार नहीं थी, उसने इसको माना नहीं था। लेकिन गांधी जी अपनी तरफ से इस झंडे का प्रचलन करते आ रहे थे, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस में बहुत ही मतलब चर्चित व्यक्ति थे, बहुत ही क्रियाशील व्यक्ति थे, इसलिए इनकी बात को लोग मानते थे। ठीक है, तो इन्होंने झंडा रख लिया और यही झंडा जो है वो जहाँ जाते थे वहां पे वो फहराते थे। ठीक है, तो इस झंडे के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बनाया था। तो पहली बात ये देख लीजिए कि सबसे पहले जो ऊपर का ये था इसमें उन्होंने लगाया सफेद रंग, क्या लगाया, सफेद रंग। उसके बाद जो दूसरा वाला था उसमें लगाया हरा रंग, बीच वाला, और तीसरा वाला जो लगाया उसमें लगाया लाल रंग, तीसरा जो लगाया उसमें लगाया लाल रंग। इसमें कोई डिजाइन नहीं बनाई थी, ये सिर्फ सादा झंडा ही पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा करिए इसमें जो है चरखा बना लीजिए। ठीक है, क्या बना लीजिए, चरखा बना लीजिए। तो इन्होंने
इसमें एक बना दिया चरखा। ठीक है, इसमें क्या बना दिया, चरखा बना दिया, इसलिए जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। ठीक, चरखा बना दिया, ऊपर था सफेद रंग, बीच में था हरा रंग, नीचे था लाल रंग। और थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है आपके लिए कि आप इंग्लिश में नाम याद रखिए, गांधी जी को दिया था याद रखिए, 1921 में बना था याद रखिएगा, और बीच में चरखा बना हुआ था, इस बात को याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, देखिए नहीं, बंद नहीं किया गया था, बंद नहीं। ये झंडा जो है जब गांधी जी कहीं जाते थे, मतलब स्पेशली गांधी जी के लिए बनाया गया था, जब गांधी जी जाते थे, क्योंकि जो ये वाला झंडा था वो जो कांग्रेस थी उसने जो है, कांग्रेस कमेटी जो थी उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया पूर्ण तरीके से। पर्सनल में कहिए, जब गांधी जी सब मान लिया किसी आंदोलन में जाते थे तो इस झंडे का प्रयोग करते थे। वैसे कहीं कहीं पे जो है जो पिछला वाला झंडा था वो भी लगा दिया जाता था, लेकिन गांधी जी ने जब इसको चर्चित करना चालू कर दिया तो थोड़ा सा ये फेमस हो गया, तो उसके बाद में यही झंडा प्रयोग में लाया जाने लगा। हाँ, पुराना वाला जो था वो बंद हो गया, फिर ये वाला झंडा जो है प्रयोग में लाया जाने लगा। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है। ठीक है, इसमें जो सफेद रंग है किस चीज का क्या नाम है, द्योतक है। क्या दर्शाता है सफेद रंग? शांति और शुद्धता का। लेकिन इस झंडे में शांति और शुद्धता की यहाँ पे बात नहीं थी, यहाँ पे शांति और शुद्धता की बात नहीं थी। यहाँ पे जो सफेद रंग था ये दर्शाता था अन्य समुदाय, अन्य समुदाय। जो हरा रंग था ये जो है मुस्लिम धर्म को जो है इंगित करता था, और जो लाल रंग था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे हरा रंग है, और जो ये लाल रंग था नीचे वाला ये बलिदान का प्रतीक माना जाता है आज भी। ठीक है, प्लस हिंदुत्व किया लाल वाला जो रंग था ना उससे। ठीक है, बलिदान और हिंदुत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये काम कर दिए कि जो सफेद रंग है वो अन्य समुदाय को क्या नाम है वो करता है, क्योंकि जो क्रांतिकारी लोग थे वो अधिकतम हिंदू थे, दूसरे नंबर पे मुस्लिम थे, तीसरे नंबर पे जो अन्य लोग थे जो निवासी यहाँ के थे भारत के लोग। मतलब कि वो झंडा बनाया गया जिसमें जो है जो क्रांतिकारी हैं, जो हिंदू है उसके लिए बना दिया गया, जो मुस्लिम है उसके लिए बना दिया गया, जो भारत में रहता है उसके लिए क्या है, उसके लिए उन्होंने रखा सफेद रंग कि ये अन्य समुदाय जितने भी हैं भारत में रहने वाले वो सब के लिए सफेद रंग। प्लस चरखा। चरखा किस लिए बना? चरखा बना उन्नति के लिए, निरंतर उन्नति के लिए चरखा बनाया गया। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि अपना काम अपने आप करिए, चरखा चला करके जो है कटाई बुनाई का काम करिए। किसके पास चरखा है आज के समय में, बताइए जरा, आप लोगों के पास है क्या? नहीं है। लेकिन आप जो लड़के हैं उनके पास वो होगा ना ऐसे से बुनने वाला, रखता है ना, उससे उससे जो है काम किया जाता है, उससे पहले। खैर छोड़िए इस बात को, बस ये बात यहाँ पे खत्म होती है, द्वितीय चरण में यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं आपके तृतीय चरण पे। यहाँ तक बात किसी के समझ में ना आई वो पूछ सकता है, अन्यथा फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भारत का झंडा है उसके तृतीय चरण की। तृतीय चरण की ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तृतीय चरण, जो तृतीय चरण था झंडे का, भारतीय झंडे का, भारतीय तिरंगे का, वो हम आधुनिक समय में ऐसे कह सकते हैं आप वर्तमान समय में उसका हम प्रयोग करते हैं, रोज देखते हैं और सलाम करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, लोकप्रिय नाम क्या है? लोकप्रिय नाम तिरंगा। तिरंगा है ना, लोकप्रिय नाम है तिरंगा। तो जो तिरंगा है वो किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय ध्वज के रूप में,
राष्ट्रीय पहचान के रूप में, बताइएगा आप लोग, राष्ट्र गौरव के रूप में, राष्ट्र गौरव के रूप में, और बताइए भारत सम्मान के लिए, भारत सम्मान के लिए जाना जाता है ना। यही चीजें तो है इसमें भाई। जो तिरंगा है किस लिए जाना जाता है? ये राष्ट्र का ध्वज है, ये भारत की पहचान है, ये राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्र का गौरव है, भारत का सम्मान है, ये है कि नहीं? चलिए चलिए ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हो गए इस टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं कि इसका आकार क्या था। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे पूछा भी जा सकता है। एईएस वाला जो पेपर होगा उसमें संभावना ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो भारतीय तिरंगा है लिखा, ये आकार लिख लीजिए, इसका क्या था। तो आकार इसका है, अनुपात में लिखा जाता है 3:2। मतलब कि अगर ये 3 मीटर इस तरफ को होगा तो ये 2 मीटर इस तरफ को होगा। इस तरीके से ये बनाया जाएगा 3:2 में। अगर ये 2 फीट है तो ये 3 फीट रहेगा, अगर ये क्या नाम है 2 मीटर है तो ये 3 मीटर रहेगा। इससे खराब नहीं होना चाहिए इसका अनुपात, ये मानक है इसका। अगर ये इससे अनुपात से खराब होता है तो भारतीय तिरंगा जो है उसका अपमान माना जाएगा। बात तो समझ रहे हैं ना मेरी? अगर ये जो भारतीय तिरंगा है इसमें अगर हम चाहें इसको छोटा बड़ा कर दें, ठीक है, तो छोटा बड़ा अगर करते हैं हम, ठीक, तो ये इसका अपमान समझा जाएगा। इसलिए 3:2 का जो अनुपात है ये भारतीय तिरंगे का अनुपात माना गया है। इसको आप जो है याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। 3 इधर का और 2 इधर का, इस तरीके से। क्लियर बात यहाँ तक? उसमें अनुपात लगाना तो चाहिए, लेकिन अब ये बिजनेस पर्पज से बनाए जाते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, तो जो है अनुपात इतना बहुत ज्यादा वो रखते नहीं है। लेकिन नियमता रखना चाहिए, नियमता रखना चाहिए, ठीक है। हाँ मेंटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं वो। ऐसे एक आधा घंटा जो है, मान लिया कि कटिंग करते समय छोटा बड़ा कुछ कट गया हो अलग बात है, अन्यथा वो अनुपात मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और कोई लोग नहीं करते हैं तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो। फिर ये राष्ट्र के सम्मान की बात है, अपने गौरव की बात है, अपना गौरव नहीं, पूरे देश का गौरव, पूरे देश की गौरव की बात है। आप सोचिए कि किसी अपने पूरे देश की गौरव को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, अगर कोई भी आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 समानुपातिक पट्टियां हैं, 3 पट्टियां समानुपात में, मतलब कि 3 जो पट्टियां बनी हो बिल्कुल एक ही साइज की होनी चाहिए, कोई भी साइज इसमें छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं जो भारत का झंडा है वो वास्तविकता में कैसा है, और जो आधुनिक समय में चल रहा है, जिसको हम फहराते हैं, जिसको हम नमन करते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसा ही तो है, इसे कोई पूछने वाली बात नहीं, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो पहली बात, जो सबसे ऊपर की पट्टी है वो किस रंग की है? केसरिया रंग की है। जो बीच की पट्टी है वो कैसी है? सफेद रंग की है। जो नीचे की पट्टी है वो कैसी है? हरा रंग है लगा हुआ है इसमें, ठीक है, हरा रंग लगा हुआ है। जो केसरिया है वो किस चीज का प्रतीक है? जो रंग है केसरिया वो किस चीज का प्रतीक है? साहस, यहां लिख लीजिए, साहस व बलिदान का प्रतीक, साहस व बलिदान का प्रतीक है ये, साहस व बलिदान का प्रतीक है ये, ठीक है। और जो आपका दूसरा रंग सफेद वाला है ये किस चीज का प्रतीक है? शांति, शांति, सच्चाई, शुद्धता,
का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है और हरा रंग किसका प्रतीक है। जो पेपर देने जा रहे हैं एईएस वाले समझ लें एक बार फिर से, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए जो आपका हरा रंग है ये किसका प्रतीक है, हरियाली, हरियाली का और समृद्धि का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, ये खुशहाली का प्रतीक है। देखिए खुशहाली का प्रतीक है। बात यहां तक क्लियर है, समझ में आई कि नहीं समझ में आई बता दीजिएगा। समझ में आ गई? चलिए ठीक है। इसके साथ साथ में भारत के बीच में एक गोल चक्र बनाया गया है जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां, 24 तीलियां। ये जो 24 तीलियां हैं ये किसका प्रतीक मानी जाती हैं? ये जो है दिन और रात, सुनिएगा, दिन और रात को मिला करके कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे का प्रतीक है। प्लस इन 24 घंटों में निरंतर आप तरक्की करें, इन 24 घंटों में आप निरंतर तरक्की करें, ठीक है ना। चक्र किसका प्रतीक होता है बताइए? निरंतरता का प्रतीक होता है कि नहीं? हाँ, उन्नति का प्रतीक कर लीजिए, उन्नति का प्रतीक, ये सब सही है, ठीक है। उन्नति का प्रतीक, गति का प्रतीक, निरंतरता का प्रतीक, उन्नति का प्रतीक आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध शब्द यहाँ पे उन्नति का प्रतीक है, ठीक है। ये जो 24 तीलियां होती हैं 24 घंटे के लिए होती हैं और 24 घंटे आपकी उन्नति होती रहे इस चीज का प्रतीक होती है, ठीक है। और बात करते हैं इसके बारे में, ये जो चक्र है किस रंग से बनाया गया है? इसको आप पहले दीजिए हिंदी में गहरा नीला, गहरा नीला, और उसके बाद में लिख दीजिए नेवी ब्लू, नेवी ब्लू, है ना, गहरा नीला और नेवी ब्लू। इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये आपका पूर्णतया जो झंडा है वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्णतया कंप्लीट हो चुका है। अब एक बात सोचिएगा कि ये जो लाल रंग है, सॉरी केसरिया जो रंग है, लाल नहीं केसरिया, जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक हो गया। जो सफेद रंग है वो शांति, सच्चाई, ईमानदारी का प्रतीक हो गया, शुद्धता का प्रतीक हो गया। जो हरियाली समृद्धि है, मतलब जो हरा रंग है वो हरियाली का, समृद्धि का, खुशहाली का प्रतीक हो गया। 24 घंटे का प्रतीक हो गया। जो चक्र यहाँ पे बना हुआ है उन्नति का प्रतीक हो गया, जो चक्र यहाँ से बना हुआ है। अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बस अभी आते हैं, अभी वहीं पे आते हैं, लिया गया, वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म क्या है वर्तमान समय में? यहाँ पर जो वर्तमान समय में जो फ्लैग आपका चलता है वहाँ पे किसी भी धर्म की बात नहीं होती है, किसी भी हिंदुत्व की बात नहीं होती, किसी मुस्लिम धर्म की बात नहीं होती, किसी अन्य धर्म की भी बात नहीं होती, सिर्फ अखंड भारत, राष्ट्रीय गौरव की बात होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो पहले था, जो झंडे पहले बने थे उनमें ऐसा कुछ बनाया गया, लेकिन जो बाद का फाइनली जो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में हम झंडे को अपनाते हुए आ रहे हैं, उस झंडे में किसी भी धर्म विशेष को लेकर के कोई भी काम नहीं किया गया है। अखंड भारत के लिए, पूरे भारत देश के लिए, उसके सम्मान के लिए इस झंडे को निर्मित किया गया। ऐसा नहीं है कि झंडे को एकाएक बना दिया गया, नहीं, इस झंडे के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ी कि हमको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जिससे किसी भी कैंडिडेट को, एक भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत ना हो, किसी के हृदय में किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। ये सभी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए झंडे को बनाई गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो चक्र है आया कहां से? ये चक्र है आया कहां से? हाँ, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है,
स्तंभ है वहां से इस चक्र को लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से इस चक्र को लिया गया है। 5 झंडे भारत के लिए बनाए गए, ठीक है, 5 झंडे भारत के लिए बनाए गए। लेकिन वो झंडे कैसे थे, मतलब वो राष्ट्रीय स्तर पे उनका नामो निशान नहीं था। मुख्य झंडे जो थे वो 3 ही थे जो कांग्रेस समिति के द्वारा प्रदर्शित किए गए या भारत के पूरे अखंड भारत के प्रयोग में लाए गए। हम इसलिए उन 5 की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन 3 की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा और जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। भारत का झंडा बनके तैयार हुआ, वो स्वीकृत कब किया गया, फहराया कब गया, स्वीकृत कब किया गया, तो स्वीकृत कब किया गया, सवाल तो यहाँ पे आ गया। तो ये जो आपका भारतीय झंडा है ये आपका स्वीकृत किया गया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। स्वीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को। किस रूप में, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। किस रूप में, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ये स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। किसके द्वारा, संविधान समिति के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान समिति के द्वारा ये जो झंडा था, राष्ट्रीय ध्वज जो था 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। ये 22 जुलाई 1947 की जो डेट है इसको आप लोग याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। क्लियर है बात यहां तक। उसके बाद यही राष्ट्रीय ध्वज फहराया कब गया, यही राष्ट्रीय ध्वज फहराया कब गया, 15 अगस्त 1947 लाल किला। लाल किला कहां पे है, दिल्ली में, ठीक है। और कब फहराया, पहली बार। अगर पूछा जाए आपसे कि पहली बार जो भारतीय झंडा था, आधुनिक झंडा, वो कहाँ फहराया गया, तो दिल्ली में लाल किले में फहराया गया, 15 अगस्त 1947 को फहराया गया और पहली बार फहराया गया, ठीक है। जो कि आज तक, वर्तमान तक, अभी तक फहराया जाता आ रहा है। किसी भी सरकारी बिल्डिंग पे आप जब आपके राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उन दिनों में आप भारतीय झंडे को फहराते हुए देख पाएंगे। और साथ साथ में एक नियम और भी बनाया गया कि जो भारत का व्यक्ति है, जो भारत का नागरिक है, वह भी इस झंडे को लगा सकता है या फहरा सकता है, लेकिन कुछ नियम व शर्तों के बाद। ऐसा नहीं जो आया साइकिल पे लगा के जा रहा है, जो देखो मोटरसाइकिल पे लगा के जा रहा है, घास छिलने जा रहा है तो भी झंडा लगा के जा रहा है, ऐसा नहीं। इसीलिए कुछ नियम व शर्तों के बाद ऐसी जगह पे लगाइए जो प्रतिष्ठित हो, ऐसी मतलब इस जगह पे लगाइए जिससे कि झंडा हमेशा सीधा रहे। शाम के सूर्यास्त होने के बाद में झंडा आपका वहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप फहराइए, रोज फहराइए, कोई दिक्कत नहीं, आज ही फहरा सकते हैं, लेकिन शाम को सूर्यास्त के बाद में झंडा जो है नहीं फहराया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?